Hello everyone. Today we are going to discuss about structure of nucleus. आपको डायग्राम में जितना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियस का, एक्चुअली में ये इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ ही चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेजेस को कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये होता क्या है, ये सेल का एक कंपोनेंट होता है, इसलिए हमने इसको कहा है सेल्यूलर कंपोनेंट। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ये सेंटर में लोकेटेड होता है, सेंट्रली लोकेटेड। ठीक है, तो सेंट्रली लोकेटेड कहाँ पे होता है, ये सेल के अंदर होता है। अब ये एक सेल है, अब न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेंटर में होगा। और ये साइज में कैसा होता है, लार्ज होता है। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि सेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस ही होता है। तो हमने क्या देखा कि एक सेल्यूलर कंपोनेंट है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, सेल के बीच में लोकेटेड होता है, इसकी लार्ज साइज होती है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है ये। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस क्या है। तो एक होता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप और एक होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। बेसिकली जो आपका न्यूक्लियर जो होता है ना, वो दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, या आप बोल सकते हो कवर होता है। डायग्राम को फिर से देखते हैं हम। ये आपको इसमें ये वाली जो लेयर है, ये आपको एक लेयर दिख रही है, फिर उसके बाद में आपको दूसरी लेयर दिख रही है। मतलब न्यूक्लियर के अंदर भी एक लेयर है और उसके बाहर भी एक लेयर है। आपको यहाँ पे 2 लाइनिंग्स दिख रही होंगी, 2 लेयर से कवर्ड है ये न्यूक्लियस। तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि जो न्यूक्लियस होता है वो 2 लेयर से या 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और इन दोनों ही मेम्ब्रेन को हम मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो ये 2 न्यूक्लियर एनवेलप से मिलकर बनता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये न्यूक्लियस को कवर करता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई और कवरिंग तो प्रेजेंट ही नहीं है न्यूक्लियस के बाहर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सेपरेट करती है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। अब कैसे, वो देखते हैं। ये है मेरे पास में एक सेल। हमने क्या पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है और साइज में बड़ा होता है, तो ये हमने सेंटर में क्या बना दिया, न्यूक्लियस को बना दिया। अब इस न्यूक्लियर एनवेलप ने क्या किया, ये जो कवरिंग दिख रही है आपको, ये है आपका न्यूक्लियर एनवेलप बाहर की साइड, और इसके बाहर की साइड में क्या है, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर एनवेलप ने क्या करा, न्यूक्लियस को सेपरेट कर दिया, किससे, साइटोप्लाज्म से। ठीक है, तो आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। न्यूक्लियस ने क्या किसको सेपरेट करता है, वो साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर देता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा, पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डायग्राम के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये रही आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपने देख ली, यहाँ पर है ये। ठीक है, अब ये जो आपको गैप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक गैप प्रेजेंट है न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में, इन्हीं को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर पोर्स। पोर्स का मतलब क्या होता है, छेद होता है, मतलब आपको छोटे छोटे छेद नजर आएंगे किसके अंदर, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स या न्यूक्लियोपोर्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। चलिए डायग्राम में हम देखते हैं। हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था कि एक हमने सेल बनाई थी, उसके अंदर हमने सेंटर में किसको लोकेटेड करा था, न्यूक्लियस को लोकेटेड किया था, और न्यूक्लियस क्या करता है, साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर देता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस एनवेलप जो रहता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस के जो अंदर का जो कंटेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाहर क्या रहता है, साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस के बाहर का जो सब्सटेंस है और जो अंदर का जो सब्सटेंस है, उनको ये आने जाने देता है अंदर बाहर। ठीक है, ट्रांसफ़र करने देता है, ट्रांसपोर्ट करने देता है, कौन, न्यूक्लियोपोर्स। ये यही काम करते हैं, ये बने ही इसलिए होते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, हमने न्यूक्लियो एनवेलप देख लिया, किससे मिलकर बना होता है, ये 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। फिर ये न्यूक्लियस को कवर करता है, सेपरेट करता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को। ठीक है, फिर इसके अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पोर्स, याद रखना आप, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, सेंटर में, मतलब जो जहाँ पे गैपिंग होती है ना, वो होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, पोर्स का मतलब होता है छेद। फिर ये क्या काम करते हैं, ये परमिट करते हैं ट्रांसफ़र करने में। क्या ट्रांसफ़र करते हैं? मटेरियल को। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल होता है और बाहर का कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि क्या है आपका? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस के जो अंदर का सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम कहते हैं लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। सबसे पहली बात, ये लिक्विड होता है। अब इसको ग्राउंड सब्सटेंस क्यों बोला है? क्योंकि बेसिक चीज़ होती है किसकी? न्यूक्लियस की। बोल सकते हो बेसिक सब्सटेंस होता है। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर नेक्स्ट ये किससे कवर होता है? तो ये कवर होता है न्यूक्लियर एनवेलप से। अंडरस्टैंड? तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर समझ में आए। एक अपना होता है न्यूक्लियर एनवेलप और दूसरा होता है अपना न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। चलिए हम न्यूक्लियोलस देखते हैं। न्यूक्लियोलस एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं नंबर्स में। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि ये प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, तो ये फॉर्म करते हैं। कौन फॉर्म करता है? राइबोसोम्स फॉर्म करते हैं। वेल राइबोसोम्स बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया कि सेल जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, ठीक है, पर उसको सुपर हीरोज़ की ज़रूरत होती है। हमारे पास सुपर हीरो कौन है? राइबोसोम से। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। पर अब ये भी एक बात है कि राइबोसोम्स को कौन बनाता है सेल के अंदर? तो राइबोसोम्स को सेल के अंदर बनाते हैं न्यूक्लियोलस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? एनटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आपने थ्रेड को देखा है ना, जब आप निकाल देते तो वो कैसा टेंगल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, बस उसी तरीके का स्ट्रक्चर ये दिखता है। सेम इसी तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल भी आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। एनटेंगल्ड का मतलब ये होता है आपस में उलझा हुआ। मास होता है किस चीज़ का? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं धागे जैसे रहते हैं जो आपस में फंसे हुए होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्या? क्रोमेटिन मटेरियल्स। चलिए डायग्राम में देखते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पिंक कलर के, यही है आपके क्रोमेटिन मटेरियल्स। आपको इस डायग्राम के अंदर क्रोमेटिन भी दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर्स भी दिख रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी दिख रहा है, ठीक है, और न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है। मतलब सारे ही फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में। हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स की। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये आपस में उलझे हुए रहते हैं। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये पिंक कलर के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि क्रोमेटिन मटेरियल में होता क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अब हमने न्यूक्लियोलस का तो देख लिया है कि जो प्रोटीन बनता है वो वहाँ पर जाके बनता है, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम्स भी वही बनते हैं, तो ये उसकी इंपॉर्टेंस हो गई है, उसके फीचर की। लेकिन क्रोमेटिन मटेरियल का क्या फ़ीचर है? देखो हमें ये पता है और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं? डिवाइड होते हैं। एक छोटा सा सेल जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो इतने बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना देता है, या वो बना सकता है। मतलब बहुत सारे सेल आते हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। तो वो सेल आते कहाँ से? वो सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, मतलब आपस में डिवाइड करते जाते हैं। वो जब कंटिन्यूसली डिवीजन शो करेंगे और उसी से और नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं। जब सेल डिवाइड करते हैं ना, तब हमें ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल्स गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। अभी जो हमें ये क्रोमेटिन मटेरियल जो दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बना लेगा, कंडेंस हो जाएगा, चिपक जाएगा, एक शेप बना लेगा, और उस शेप को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं, राइट। और देखते हैं इसको थोड़ा सा। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विजिबल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अभी हमने जो क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वो फंसे भी होते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता है। लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन उनका एक शेप होता है। पर ये कब शो होते हैं, कब विजिबल होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तभी शो होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। मतलब जब सेल डिवीजन नहीं करेगा तो ये आपको न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस में आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स के अंदर अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ये अभी क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। और जैसे ही वो डेफिनेट शेप में लेने लगा तो वो कुछ इस तरीके से आपको डेफिनेट शेप में दिखने लगेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम्स कहेंगे।
मतलब ये अभी भी थ्रेड लाइक तो है, लेकिन इसको क्या मिल गया है, एक डेफिनेट शेप मिल गया। और ये आपके क्या हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, आपके क्रोमोसोम्स हैं। ये प्रोसेस कब होती है, जब सेल डिवीजन शो करती है। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन का यहाँ पर एग्जांपल है हिस्टोन। हिस्टोन एक टाइप है प्रोटीन का। ये हिस्टोन प्रोटीन हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, क्रोमोसोम्स के अंदर देखने को मिलता है। अब डीएनए भी है ना जो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है आपका क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स। और ये जो जीन्स ही है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स पे गए हैं, तो वो क्यों गए हैं, क्योंकि वो जीन्स की वजह से गए हैं। ये जो जीन्स है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। और डीएनए किस चीज़ को बनाता है, क्रोमोसोम्स को बनाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि ये एक डेफिनेट शेप में आ जाएगा, कंडेंस हो गया। कब, जब सेल डिवीजन शो करेगा या डिवीजन करेगा तब, ठीक है। तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स का एक शेप होता है। और क्रोमोसोम्स किसके मिलकर बने होते हैं, डीएनए से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब जो डीएनए के अंदर जो क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स। अब यही जीन्स क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो आपको यहाँ पर क्रोमोसोम्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि उसका काम ये होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करवाना या ट्रांसफ़र करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यही वजह है कि जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। और यही इंपॉर्टेंस है आपकी न्यूक्लियस की। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, देन नेक्स्ट हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर्स को देखा हमने, न्यूक्लियस के पार्ट्स पढ़े, और जीन्स का क्या रोल होता है ये यहाँ सब हमने डिस्कस करा आज।